हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड ईयर में, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से इनकम टैक्स के सारे रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। मतलब आप अपनी पूरी पढ़ाई अपनी शर्तों पर अपने घर बैठे पूरी करेंगे। एक तरफ से आपको सारे रूल्स, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी पढ़ाई आपकी शर्तों पर होगी। प्यारे दोस्तों, हमने अपने इस YouTube चैनल के जरिए इनकम टैक्स के पहले फर्स्ट लेसन जो बेसिक जानकारी होती है, फिर उसके बाद सेकंड लेसन एग्रीकल्चर इनकम, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी और नॉन टैक्सेबल इनकम के समाप्त हो जाने के बाद सबसे बेहतर लेसन, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इनकम फ्रॉम सैलरी की शुरुआत की। उसके सारे रूल्स आप पढ़ चुके हैं, उसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लगभग हम आखिरी चरण पे आ चुके हैं। जो आपके लिए कुछ प्रश्न शेष हैं। तो एक प्रकार से लगभग ये आखिरी क्लास है या एक क्लास और, ठीक है, जिसमें आप इनकम फ्रॉम सैलरी का वो फर्स्ट पोर्शन जो जब आपकी नौकरी चल रही होती है ड्यूरिंग सर्विस टाइम सेक्शन समाप्त कर चुके होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हम आपके लिए आपकी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो उस सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमने वेतन से आय में जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जिस तरीके के बन सकते थे, हमने सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको कराए हैं। और इस उद्देश्य से कराए हैं कि ये कम से कम 40 से 45 नंबर में ये एग्जाम में जरूर आता है। ये लिख के रख लो कि आपके इनकम टैक्स की सफलता का गलियारा इनकम फ्रॉम सैलरी से ही होके जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी तैयार, समझो इनकम टैक्स तैयार। ठीक है, तो आइए हम आपके लिए आज सबसे बेहतर और चुनिंदा प्रश्न लेके आते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? आपने अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े उसमें वो कर्मचारी प्राइवेट कर्मचारी था, प्राइवेट एम्प्लॉय। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाना ही हमारा एकमात्र मकसद रहा है। सबसे बड़ी बात, आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हाँ, ये वो व्यक्ति है जो हमें 1 बाय 1 बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, हमारी सफलता सुनिश्चित करा सकता है, तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप एक तरफ से 1 बाय 1 सारे रूल्स और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पाएंगे। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा और एग्जाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 34। हिंदी में आपने एक दोहा पढ़ा होगा, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन है। इतना बेहतर प्रश्न है कि आपके लिए बहुत कम से कम एफर्ट में लग जाना चाहिए और सबसे से ज्यादा नंबर दिलाएगा। 3 या 4 लाइन का क्वेश्चन है, 3 या 4 लाइन का, देखिए, और आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो मिस्टर एक्स एक भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सेवारत है। मतलब भारतीय नागरिक है और सरकारी कर्मचारी है। सरकार इनका मालिक है, मतलब सरकारी नौकरी है। 1 अगस्त 2019 को, इनका गत वर्ष कब से शुरू होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद 1 अगस्त को उनका स्थानांतरण इटली में भारतीय दूतावास में हो गया। और याद रखना, ये सरकारी कर्मचारी हैं, तो मैंने कहा था गत वर्ष बदल सकता है। याद आया
कि शुरुआत में पहली क्लास में आपको बताया है कि हमेशा जब हम जिस महीने नौकरी करें अगर उसी महीने वेतन मिलता है तो गत वर्ष तो सेम रहता है अप्रैल से मार्च, लेकिन जब कभी प्रश्न में ऐसा दिया हो कि जिस महीने हम नौकरी करते हैं उसके अगले महीने में वेतन मिलता है तो गत वर्ष बदल दिया जाता है, गत वर्ष कर दिया जाता है मार्च से फरवरी। जो हमेशा होता है अप्रैल से मार्च, वहां कर दिया जाता है मार्च से फरवरी। कंफर्म? आइए देखते हैं। और ये कब होता है? जब सरकारी कर्मचारी होते हैं तब होता है। आइए देखते हैं। 1 अक्टूबर 2019 को वह किसी आवश्यक काम से भारत बुला लिए गए और 1 जनवरी 2020 को उन्हें पुनः इटली भेज दिया गया। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी आय का निम्न विवरण है। उनकी आय का निम्न विवरण है। वेतन 60,000 रुपये प्रतिमाह। महंगाई भत्ता मिस्टर यक्स के वेतन का 20% भारत में मिलता था। आगे बढ़ता है। किराए से मुक्त रहने का मकान भारत में रहने की अवधि में दिल्ली में तथा इटली में रहने की अवधि में रोम में मिला हुआ था। दिल्ली में मकान का किराया सरकारी नियमों के अनुसार, जिसे हम लाइसेंस फी बोलते हैं, 2,000 रुपये प्रतिमाह है तथा रोम में मकान का किराया 80,000 रुपये प्रतिमाह है। दिल्ली का मकान असुसज्जित था परंतु रोम के मकान में 4 लाख रुपए का फर्नीचर भी दिया हुआ था। भारत तथा इटली में एक बड़ी कार मिली हुई है जो निजी तथा सरकारी काम में प्रयोग होती है। मोटर कार मिस्टर यक्स स्वयं चलाते हैं। मनोरंजन भत्ता 10,000 रुपये मासिक इटली में मिलता था, भारत में नहीं मिला। विदेशी भत्ता 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था। इटली में उनके तथा परिवार की चिकित्सा पर किए गए 15,000 रुपये व्यय की भारत सरकार ने पूर्ति की। मिस्टर एक्स की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए और वेतन माह के अंतिम दिन देय होती है। एक समस्या से बच गए। क्या? वेतन माह के अंतिम दिन है, मतलब जिस महीने नौकरी उसी महीने वेतन, तो गत वर्ष नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तो गत वर्ष नहीं बदला जाएगा। हम 1 अप्रैल से 31 मार्च चलते हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही चलना है। चलिए, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व है। हम पहले वेतन से आए, हमें निकालना है। शीर्षक बनाते हैं भाई, शीर्षक बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 34 कंपुटेशन ऑफ taxable income from salary. Computation of taxable income from salary. Taxable income from salary. ठीक. For the assessment year. For the assessment year 2020 and 2021. ठीक. 2020-2021 के लिए हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल रहे हैं। तो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021। चलिए देखिए, एक एक करके हम आते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, हम विधिवत तरीके से निकालना शुरू कर देंगे। जितनी चीज़ें टैक्सेबल हैं वो निकालेंगे, जो एग्जम्प्ट है वो छोड़ देंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान दीजिएगा कि मिस्टर एक्स एक भारतीय नागरिक और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सेवारत है। ये देख लीजिए कितने महीने भारत में रहे, कितने महीने विदेश में। इनका गत वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई भारत में थे। 1 अगस्त को उनका स्थानांतरण इटली हो गया। तो कब? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने ये भारत में थे, 4 माह भारत में थे। ठीक। फिर उसके बाद अगस्त को ये चले गए। ठीक है, कब? 1 अगस्त 2019 को चले गए। अगस्त, सितंबर वहीं रहे इटली में। ठीक है ना। 1 अक्टूबर को इनको आवश्यक कार्य से भारत बुला लिया गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये भारत में रहे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये भारत में रहे। ठीक है ना। फिर उसके बाद
1 जनवरी को फिर से ये चले गए, जनवरी फरवरी मार्च, फिर से ये इटली चले गए। तो टोटल ये कितने महीने भारत में रहे? 4 माह ये, 3 माह ये, मतलब भारत में कितने माह रहे हैं? 7 माह। भारत में 7 माह रहे हैं और विदेश में कितने माह रहे हैं? 5 माह। ठीक है, ये इतना काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे के चलिएगा एक एक बात। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन में, मिस्टर एक्स एक भारतीय नागरिक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सेवारत हैं। 1 अगस्त 2019 को उनका स्थानांतरण इटली में भारतीय दूतावास में हो गया। 1 अक्टूबर 2019 को वह किसी आवश्यक सरकारी काम से भारत बुला लिए गए और 1 जनवरी 2020 को उन्हें पुनः इटली भेज दिया गया। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी आय का निम्न विवरण है। तो हमने ये वैल्यूएट कर लिया कि वो 7 महीने भारत में रहे हैं और 5 महीने इटली में रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उनको वेतन कितने महीने का मिला है? 12 महीने का। 7 महीने नौकरी भारत में, 5 महीने नौकरी विदेश में। अब यहाँ नियम आता है निवासी पार्ट का, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का। भारत में रहकर नौकरी की, भारत में ही वेतन लिया, तो उसके लिए क्या बना? इंडिया में टैक्सेबल हुआ। विदेश में नौकरी की लेकिन वेतन भारत सरकार दे रही है, मतलब पैसा भारत में बन रहा है, तो वो एकर्ड भारत में है, रिसीव विदेश में हुआ होगा, तब भी वो इंडिया में टैक्सेबल है, चाहे ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट। कंफर्म? मतलब वेतन पूरे 12 महीने का टैक्सेबल होता है, चाहे वो जहां मिले। ठीक है, तो ये हमें उलझाने का प्रयास किया गया। 7 महीने का वेतन भारत में, 5 महीने का वेतन भारत के बाहर। वेतन पूरा पूरा टैक्सेबल होगा चाहे जहां मिले। तो उन्हें वेतन मिला है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितने रुपए? 60,000 रुपए प्रति माह। 12 महीने मिल गया है 7,20,000। कोई शक? आगे बढ़ जाते हैं। बेसिक सैलरी के बाद महंगाई भत्ता मिस्टर यक्ष के वेतन का 20% भारत में मिलता था। तो पहले डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस भारत के वेतन का 20% था, एट द रेट ऑफ 20% ऑफ सैलरी इन इंडिया। इन इंडिया भारत में वेतन का 20% महंगाई भत्ता मिलता था। तो 60,000 रुपये इनका वेतन है, भारत में 7 महीने नौकरी है, तो भारत में वेतन कितना होगा? 4,20,000 और भारत में वेतन का 20%, तो 4,20,000 का 20% कितना हो जाएगा? 84,000। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 84,000। कहीं कोई दिक्कत? विदेश में अगर मिला होता तो आप पढ़े हो, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के जजों को अगर कोई भत्ता या सुविधा मिलती है तो करमुक्त होता है, और अगर कोई सरकारी कर्मचारी हो, भारत सरकार का सरकारी कर्मचारी हो, उसे कोई विदेश में भत्ता मिलता है या सुविधा मिलती है तो करमुक्त होती है। ठीक है, वो चाहे जिस नाम से दी जाए, बस शर्त इतनी है कि भारतीय नागरिक जो भारत सरकार का कर्मचारी है, अगर वो भारत सरकार के काम से विदेश में है, भारत सरकार द्वारा उसको जो भत्ता या सुविधा दी जाएगी वो करमुक्त होगी, चाहे जिस नाम से दी जाएगी। क्या क्या कहा? भारतीय नागरिक ये हैं, भारत सरकार का कर्मचारी ये हैं, भारत सरकार के काम से यदि विदेश में है तो उसे जितना भी भत्ता या सुविधा मिलेगी वो पूरा पूरा करमुक्त होगा, उस पर कुछ भी कर योग्य नहीं होगा। कंफर्म? आगे बढ़ चलते हैं। तो क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? किराए से मुक्त रहने का मकान भारत में रहने की अवधि में दिल्ली में तथा इटली में रहने की अवधि में रोम में मिला हुआ था। अब बताइए, किराए से मुक्त रहने का मकान दिल्ली में और इटली में जब रह रहे थे कहाँ मिला था? रोम में। तो आइए हम रेंट फ्री हाउस वैल्यूएट करते हैं। क्या वैल्यूएट करते हैं? रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस के लिए हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है सरकारी कर्मचारी या अन्य कर्मचारी। तो ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सारे रूल समाप्त।
जैसे ही वो सरकारी कर्मचारी हों तुरंत दो बातें आ जाती हैं, असुसज्जित मकान कि सुसज्जित मकान, अनफर्निश्ड या फर्निश्ड। ध्यान दीजिएगा एक बार, इन्हें दो बातें कहेगी। जैसे ही हमें रेंट फ्री हाउस निकालना हो, रेंट फ्री हाउस क्या है? जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को रहने के लिए मकान दे और उसका कोई भी किराया अपने कर्मचारी से वसूल ना करे, उसे रेंट फ्री हाउस कहता है। ठीक है, तो मालिक ने इनको भारत में रहने के लिए मकान दिल्ली में दिया। देखिए, किराए से मुक्त रहने का मकान भारत में रहने के एवज में दिल्ली में मतलब 7 महीने, तथा इटली में रहने के एवज में रोम में मिला हुआ था मतलब 5 महीने। दिल्ली में मकान का किराया सरकारी नियमों के अनुसार 2000 है तथा रोम में मकान का किराया 80,000 है। दिल्ली का मकान असुसज्जित था, रोम का मकान सुसज्जित था। रोम के मकान में 4 लाख रुपए का फर्नीचर भी लगा हुआ है। चलिए वैल्यूट करते हैं। हम पहले भारत का निकाल रहे हैं। भारत में 7 महीने मकान इनको दिल्ली में मिला और अनफर्निश्ड हाउस मिला। तो जब भी रेंट फ्री हाउस निकालना हो हमें ये डिसाइड करना होता है वो कर्मचारी कैसा है, सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी। तो ये सरकारी कर्मचारी है। अब अगर ये सरकारी कर्मचारी हैं तो 2 नियम, असुसज्जित मकान सुसज्जित मकान। तो यहाँ पहले डिसाइड करिए कि असुसज्जित मकान है या सुसज्जित मकान है। तो इनका मकान असुसज्जित मकान है, अनफर्निश्ड हाउस, दिल्ली वाला अनफर्निश्ड हाउस है। अब अगर असुसज्जित मकान हो तो इसके लिए रूल है लाइसेंस फी, जिसे हम कहते हैं सरकारी नियमों द्वारा निर्धारित किया गया किराया फॉर 7 मंथ। सरकारी नियमों द्वारा निर्धारित किया गया किराया। देखिए लिखा है दिल्ली का मकान असुसज्जित था और दिल्ली में सरकारी नियमों के अनुसार किराया कितने रुपए था? 2000 रुपए प्रति माह। तो 7 महीने में कितने रुपए? 14,000। यही इनके मकान की वैल्यू हो जाएगी रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस इन दिल्ली, इन दिल्ली 14,000 रुपए। कहीं कोई दिक्कत? रोम में मकान मिला है 5 महीने का, सुसज्जित मकान मिला है, 4 लाख रुपए का फर्नीचर मिला है, भारत सरकार के कर्मचारी हैं, भारत सरकार के काम से विदेश में हैं और विदेश में रहने की सुविधा मिली है। क्लियर कट बताया। सरकारी कर्मचारी को भारत के बाहर दिए गए भत्ते और सुविधाएं पूरी कर मुक्त होती हैं, चाहे वो जिस नाम से मिले। तो रोम में मिला मकान कर मुक्त होगा। आगे बढ़िए। भारत तथा इटली में एक बड़ी कार मिली हुई है। तो भारत के लिए तो कार कर योग्य हो गई क्योंकि ये विशिष्ट कर्मचारी हैं, इनकी समस्त मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 रुपए से अधिक हैं। तो भारत तथा इटली में एक बड़ी कार मिली हुई है जो निजी तथा सरकारी काम में प्रयोग होती है, मतलब पार्टली यूज है। कार भारत में जब इनको मिली है तो वो पार्टली यूज है और बड़ी कार है। मोटर कार ये स्वयं चलाते हैं, मालिक सारे खर्च कर रहा है क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है। तो कार के लिए नियम क्या है? कार इनको मिली है और वो पार्टली यूज में है, आंशिक प्रयोग में है। कार नियोक्ता की है, आंशिक प्रयोग में है। जब आंशिक प्रयोग में है तो संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है। कार के लिए ही नियम पड़े हो, संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है। अब अगर संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है, संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है, तो जब कार के लिए संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है तो छोटी कार बड़ी कार 2 नियमों में टूट जाता है। यहाँ बड़ी कार है और बड़ी कार के लिए कितने रुपए कहा गया? 2400 रुपये प्रति माह। तो लेकिन इन्हें कितने महीने मिला है? 7 महीने दिल्ली में। ठीक है, आइए कार, बड़ी कार। पहले ध्यान दीजिएगा 2 नियम, जब कार मालिक की हो, जब कार कर्मचारी की हो। तो कार मालिक की है। फिर यहाँ 3 नियम, किस काम में रखा गया है? तो कार आंशिक प्रयोग में है। फिर यहाँ 2 नियम, जब कार के संपूर्ण खर्च मालिक करता हो, जब निजी खर्च कर्मचारी स्वयं करता हो। तो संपूर्ण खर्च मालिक करता है। 2 नियम, छोटी कार बड़ी कार। छोटी कार के लिए 1800, बड़ी कार के लिए 2400। बड़ी कार है 2400 और दिल्ली में मिली है मतलब 7 महीने। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 16,800। ठीक है, 7 महीने के लिए। रोम में भी कार मिली है, कर मुक्त हो गई, कोई मतलब नहीं। विदेश में मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं कर मुक्त होगी। ठीक है, सरकारी कर्मचारी हो तो, प्राइवेट के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन भत्ता 10,000 रुपये मासिक
इटली में मिला, करमुक्त। भत्ता है ना, विदेशी भत्ता 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था। विदेशी भत्ता 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था। तो विदेशी भत्ता जब कभी भारत सरकार के कर्मचारी को भारत के बाहर काम करने के लिए दिया जाता है, पूरा करमुक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इटली में उनके तथा उनके परिवार के चिकित्सा पर किए गए वे 15,000 रुपये की भारत सरकार ने पूर्ति की, वो भी करमुक्त। ठीक है, वो भी करमुक्त, क्योंकि विदेश में मिलने वाली चिकित्सा सुविधा है और भारत सरकार के कर्मचारी को है तो करमुक्त होगी। तो इतना याद रखिएगा, भारत सरकार के कर्मचारी को भारत के बाहर काम करने के लिए जो भत्ता या सुविधा दी जाएगी वो चाहे जिस नाम से दिया जाएगा पूरा का पूरा करमुक्त होगा। ठीक है, तो इतना हम जोड़ लगा देंगे। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, चलिए जोड़ लगा लेते हैं भैया। 7,20,000, 84,000, 14,000, 16,800, 8,34,800। ठीक, लेस डिडक्शन, डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 पहली छूट मिलती है मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती कितनी है? 50,000। दूसरी छूट मिलती है मनोरंजन भत्ता। अगर ये सरकारी कर्मचारी हो तो, सरकारी कर्मचारी तो हैं लेकिन मनोरंजन भत्ता इनको भारत में मिला ही नहीं है। मनोरंजन भत्ता विदेश में मिला था और वो पूरा करमुक्त है। अगर भारत में मिला होता तो पहले कर योग्य मानकर जोड़ते, बाद में छूट देते। मनोरंजन भत्ता तो भारत में मिला ही नहीं है, इसलिए पूरा करमुक्त, खत्म है। और तीसरी छूट होती है नियोजन कर। नियोजन कर इन्होंने चुकाया नहीं है, तो यही केवल एक छूट मिलेगी, मानक कटौती, 7,84,800 टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। कंफर्म? आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और बेहतर तरीके से सॉल्व हो चुका है। मैंने कहा था ना बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन सब चीज़ें तो करमुक्त ही निकल गई, लेकिन घुमाने वाला है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब अगला क्वेश्चन, वो भी सरकारी कर्मचारी के लिए है और भी बेहतर प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो हम आपके लिए लगाते हैं। ठीक है, दमदार प्रश्न। तो चलिए चलते हैं इलस्ट्रेशन 35 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छे। मिस्टर डी श्रीनिवासन एक सरकारी अधिकारी हैं, एक चीज मतलब सरकारी कर्मचारी हैं। चलिए बेहतर है। गत वर्ष 2019-20 की उनकी प्राप्तियां निम्न प्रकार हैं। मूल वेतन 12,000 रुपये प्रतिमाह, महंगाई भत्ता वेतन का 150%, सेवा की शर्तों के अधीन। चलिए मतलब एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आगे नगर क्षतिपूरक भत्ता CCA 200 रुपये प्रतिमाह और 1 जनवरी 2020 को उनका पुनरीक्षित वेतन, सैलरी बढ़ा दी जा रही है, 36,000 रुपये मासिक निश्चित हुआ। अब केवल 5% महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले महंगाई भत्ता मिलता था 150% और अब महंगाई भत्ता मिलेगा केवल 5%। आगे वेतन बढ़ गया, महंगाई भत्ता घट गया। 500 रुपये नगर क्षतिपूरक भत्ता मिलेगा। CCA पहले 200 मिलता था, अब 500 मिलेगा। 1 मार्च 2020 को वेतन पुनरीक्षण के कारण 17,500 रुपये एरियर भी मिला है, ये भी टैक्सेबल होता है। ये मैं बता चुका हूँ, वेतन के स्थान पर लाभ इसे कहते हैं। ठीक है, लियो ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पर लाभ कहते हैं। पूरा पूरा करियो। दौरा भत्ता, टूर अलाउंस करमुक्त होता है, धारा 10 की उपधारा 14 में आता है, करमुक्त होता है। ओवर टाइम अलाउंस पहली बार मिला भाई, पूरा टैक्सेबल होता है।
पूरा टैक्सेबल होता है। कर्तव्य पालन के व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ता, तो जो कर्तव्य पालन के लिए दिए जाते हैं वो तो करमुक्त होता है। कर्तव्य पालन के लिए जो दिए जाते हैं वो करमुक्त होते हैं और उस सीमा तक करमुक्त होता है। उस सीमा मतलब जिस काम के लिए दिए जाते हैं उसी काम के लिए जितना खर्च कर देते हैं उतना करमुक्त। फिर आगे कह रहे हैं किराया मुक्त आवास, शासकीय नियमों के अनुसार किराया 300 रुपये प्रतिमाह, जबकि ऐसे मकान का उचित किराया 1500 रुपये प्रतिमाह है। हमें इससे मतलब नहीं उचित किराया क्या, उचित किराया ये दिखाता है कि मकान नियोक्ता का है। फर्नीचर की लागत 40,000 मतलब सुसज्जित मकान है। वैधानिक प्रोविडेंट फंड में उनका अंशदान वेतन का 8.33%। समूह बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान 400 रुपये। आगे कर्मचारी द्वारा चुकाया गया प्रोफेशनल टैक्स, इसकी छूट मिलेगी, नियोजन कर है। आयकर की छूट नहीं मिलती 6,200। मनोरंजन भत्ता 500 रुपये प्रतिमाह। यह है एक कंप्लीट क्वेश्चन, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन से कर योग्य आय की गणना कीजिए। उनका वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय होता है। जैसे ही क्वेश्चन में कह दिया गया कि वेतन अगले माह की तारीख को देय होगा तो गत वर्ष बदल दिया जाएगा। हमेशा गत वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन जब वेतन उसी महीने में मिल जाए जिस महीने में नौकरी की जाए तब। यहाँ कह रहे हैं वेतन जिस महीने में नौकरी करेंगे उसके अगले महीने में मिलेगा, तो गत वर्ष बदल दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैंने बताया था। जब आपको अप्रैल में आप नौकरी किए, अप्रैल का वेतन अगर आपको मई में मिला, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये गत वर्ष बदलने का नियम क्यों आया। आपका गत वर्ष हमेशा चलता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमेशा ऐसा चलता है। अब आप अप्रैल में नौकरी करोगे, आपको वेतन मिलेगा मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च का वेतन मिलेगा अप्रैल में। अप्रैल नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने ही बनेंगे और हो जाएगा गलत। हमें तो पूरे 12 महीने चाहिए। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन बने तो गत वर्ष बदल दिया जाता है। तो गत वर्ष बदलने की सूरत में कहाँ शुरू करते हैं हम? गत वर्ष शुरू कर देते हैं मार्च से और समाप्त कर देते हैं फरवरी में। मतलब हमेशा होता है गत वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, लेकिन ये तब तक होगा जब तक वेतन उसी महीने में मिल जाए जिस माह नौकरी की गई हो। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में ये कहा हो कि वेतन अगले महीने में मिला, तुरंत हम गत वर्ष बदल देंगे और वहां लिखेंगे 1 मार्च 2019 से 28 या 29 फरवरी जो भी हो, 28 फरवरी 2020 कर देंगे। ठीक है, 2020 से लीप ईयर है तो 29 फरवरी लिख दो और क्या। ठीक है, हमेशा गत वर्ष बदल दिया जाएगा तब अगर वेतन जिस महीने नौकरी की गई है उस महीने ना मिले, उसके अगले महीने में मिले। तो इस क्वेश्चन के लिए गत वर्ष क्या होगा? 1 मार्च 2019 से 28 फरवरी 2020 होगा। याद रखिएगा, पूरे इनकम टैक्स में हमेशा गत वर्ष आपको ये मिलेगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। लेकिन केवल एक जगह उस क्वेश्चन में जहां वेतन अगले माह में मिलता हो, मतलब जिस महीने नौकरी की जाए उस महीने वेतन ना मिले, उसके अगले माह में मिले, तो गत वर्ष बदल दिया जाता है। उस सिचुएशन में गत वर्ष क्या होगा? 1 मार्च से 29 फरवरी। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 मार्च से 29 फरवरी के अनुसार। रूल क्लियर हो गया। अब आइए वेतन इनका निकालते हैं। पहले मूल वेतन, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इनको 2 टर्म्स में मिली है। कब कब बेसिक सैलरी मिल रही है? अब 1 मार्च से हम बात करेंगे। कब कब? 1 मार्च से कितने महीने बन जाएंगे? और वो पुराना रेट नया रेट 2 रेट रहा है। क्यों? देखिए क्वेश्चन में लिखा मूल वेतन 12,000 रुपये प्रतिमाह, महंगाई भत्ता 150%, नगद क्षतिपूरक भत्ता 200 रुपये प्रतिमाह। 1 जनवरी 2020 को उनका वेतन रिवाइज कर दिया गया। तो जब उनका वेतन रिवाइज कर दिया गया तो उनको कितने रुपए मिलने लगे? 36,000। तो पहले देखिए पुरानी सिचुएशन कितने महीने हैं, नई सिचुएशन कितने महीने हैं। तो पुरानी सिचुएशन कितने महीने हैं? अब मार्च से शुरू करिएगा। मार्च, क्योंकि गत वर्ष आपका मार्च से है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने।
पुराने नियमों पे चले हैं। जनवरी फरवरी 2 महीने नए नियम पे चले हैं, ठीक है। 10 मंथ ओल्ड कंडीशन, ठीक है, और 2 मंथ न्यू कंडीशन। ये आइए, तो बेसिक सैलरी पहले पुरानी शर्तों पे हम निकाल रहे हैं। मूल वेतन 12,000 रुपये प्रति माह, तो 10 महीने के लिए हो गया 1,20,000, 1,20,000। और नई शर्तों पर वेतन कितने मिलने लगा? 36,000। 2 महीने मिलेगा 72,000, तो दोनों मिलके हो गया 1,92,000 बेसिक सैलरी। कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस नए नियमों पर मिला है। डियरनेस अलाउंस पुरानी शर्तों पे कितना मिल रहा था? 150%, वो भी वेतन का। तब यहाँ वेतन था 1,20,000, ठीक है। या आप चाहो तो मंथली निकाल सकते हो, चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब पुरानी शर्तों पे इनको मिल रहा है तो 1,20,000 का 150% मिला है। 150% मतलब 1,80,000, ठीक, 1,80,000। और नई शर्तों पर जब वेतन इनको 72,000 मिला है तो केवल कितने परसेंट मिला है? 5%। 72,000 का 5%, 3,600, मतलब टोटल मिल गया 1,83,600। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, इनको वेतन 2 टुकड़ों में मिल रहा है, पहले 10 महीने का, फिर 2 महीने का। 10 महीने रेट था 12,000 रुपये और अगले 2 महीने हो गया 36,000 रुपये। जब ये 10 महीने की नौकरी किए थे तब इनको महंगाई भत्ता मिल रहा था 150%, वेतन का 150%। और अगले 2 महीने में जब इनकी नौकरी हो गई तो उस पर कितना प्रतिशत मिलेगा? केवल 5%। हम आ गए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस पुराने नियमों पर मिल रहा था 200 रुपये प्रति माह गुणे 10, 2,000। नए नियमों पे मिलने लगा 500 रुपये प्रति माह गुणे 2, 500 रुपये प्रति माह 1,000, मतलब सीसीए कितना हो गया? 3,000। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस पुनरीक्षण के कारण उनको एरियर मिला है, मतलब उनके मालिक ने उनको क्या कर दिया? उनका वेतन बदल दिया। पहले 12,000 था, अब 36,000 कर दिया। महंगाई भत्ता 150% था, 5% कर दिया। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 200 था, अब 500 कर दिया। तो ये सब चीज़ें बदलने के लिए इनके मालिक ने इनको क्या दिया? एरियर। और एरियर कितना दिया? 17,500। पूरा टैक्सेबल होता है। जब कभी ऐसे हालात बने उसे वेतन के स्थान पर लाभ कहते हैं और ये मालिक से मिलता है तो पूरा टैक्सेबल होता है। कंफर्म? अब आगे बढ़ते हैं। टूर अलाउंस, दौरा भत्ता, टूर अलाउंस एग्जम्प्ट होता है। दौरा भत्ता पूरा करमुक्त होता है, ठीक है ना। दौरा भत्ता पूरा करमुक्त होता है। फिर आगे कह रहे हैं अतिरिक्त समय कार्य भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस एक नियम पे आप अडिग रहिएगा अपने। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस दिया गया है 3,000 रुपये। ये एनुअली दिया है, पूरा टैक्सेबल होता है, पूरा कर योग्य होता है, ठीक है। हाँ, आगे दौरा भत्ता के बाद ओवर टाइम अलाउंस हो गया। कर्तव्य पालन के व्ययों के पूर्ति के लिए विशेष भत्ता, स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटी, स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटी। तो जो कर्तव्य पालन के लिए दिया जाता है वो भी पूरा करमुक्त होता है। क्यों? इसके लिए नियम होता है, जिस कार्य विशेष के लिए दिया गया है उस कार्य के लिए आप जितना खर्च कर देते हैं उतना करमुक्त, और अगर कुछ बचा लेते हैं तो वो कर योग्य होता है। कंफर्म? उसे स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटी कहते हैं। जिस कार्य के लिए देते हैं उतना जिस कार्य के लिए देंगे कभी भी उसी कार्य के लिए अगर आपने खर्च कर दिया तो करमुक्त, और अगर बचा लिया तो कर योग्य। तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो मानेंगे पूरा खर्च हो चुका है, करमुक्त। आगे बढ़ जाते हैं। तो पूरी बात अभी तक क्लियर हो गई। दौरा भत्ता करमुक्त, ओवर टाइम अलाउंस पूरा टैक्सेबल, स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटी है पूरा एग्जेम्प्ट। किराया मुक्त आवास मकान। अब हम रेंट फ्री हाउस वैल्यूएट करेंगे। तो चलिए रेंट फ्री हाउस वैल्यूएट करते हैं।
रेंट फ्री हाउस जब भी आपको वैल्यूएट करना हो, सबसे पहले आप ये देखिए ये कर्मचारी कैसे हैं, सरकारी या गैर सरकारी। तो ये सरकारी कर्मचारी है, मिस्टर डी श्रीनिवासन सरकारी अधिकारी हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी। और जैसे ही सरकारी कर्मचारी हों तुरंत दो नियम, मकान कैसा है, असुसज्जित या सुसज्जित। तो इनको जो मकान दिया है उसमें 40,000 का फर्नीचर भी लगा है, मतलब फर्निश्ड हाउस है। तो अगर फर्निश्ड हाउस है तो नियम है लाइसेंस फी, सरकारी नियमों द्वारा निर्धारित किया गया किराया, प्लस जो फर्नीचर खरीद के दिया जाएगा 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और अगर फर्नीचर किराए पर लेकर दिया जाएगा तो पूरा का पूरा किराया। अगर फर्नीचर किराए पर लेकर दिया जाएगा तो पूरा का पूरा किराया। यही इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से जान लीजिए हमने क्या कहा, अगर रेंट फ्री हाउस निकालना हो तो सबसे पहले देखिए ये कर्मचारी कैसे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं कि गैर सरकारी कर्मचारी हैं। तो ये सरकारी कर्मचारी हैं। अब अगर ये सरकारी कर्मचारी हैं तो तुरंत दो नियम, असुसज्जित मकान मिला है कि सुसज्जित मकान मिला है। इन्हें तो सुसज्जित मकान मिला है, तो नियम है सरकारी नियमों के द्वारा निर्धारित किया गया किराया प्लस फर्नीचर आदि की लागत का 10% अथवा मालिक के द्वारा चुकाया गया किराया। तो देखिए क्या दिया है, किराया मुक्त आवास जिसका शासकीय नियमों के अनुसार किराया 300 रुपये प्रतिमाह है, लाइसेंस फी है 300 रुपये प्रतिमाह, 12 महीने के लिए 3,600। जो आगे कह रहे हैं, जबकि ऐसे मकान का उचित किराया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ये सिद्ध करता है कि मालिक का मकान है, मालिक इससे इतना कमा सकता था, लेकिन इनके लिए किराया सरकार ने कितना तय किया, 300, वही इतना इनके लिए मूल्य हो जाएगा। जब कभी सरकारी कर्मचारी हो तो उसके लिए अनुज्ञा शुल्क ही मकान का मूल्य होता है, वो अनुज्ञा शुल्क मतलब सरकारी नियमों द्वारा निर्धारित किया गया किराया। आगे कह रहे हैं फर्नीचर की लागत 40,000 रुपये है। जब 40,000 रुपये लागत का फर्नीचर दिया गया है तो लागत का 10% 4,000, रेंट नहीं है तो मतलब ये आ गया 7,600। रेंट फ्री हाउस 7,600। आगे रेंट फ्री हाउस के बाद वैधानिक प्रोविडेंट फंड में उनका अंशदान, सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन, स्वयं का अंशदान, सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन इन SPF स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड करमुक्त होता है। वैधानिक प्रोविडेंट फंड में तो सब कुछ करमुक्त होता है, मालिक का अंशदान, इनका अंशदान और उस पर ब्याज सब करमुक्त होता है। तो चूंकि ये सरकारी कर्मचारी है, वैधानिक प्रोविडेंट फंड है करमुक्त, मालिक का अंशदान होगा वो भी करमुक्त, क्वेश्चन में हालांकि दिया नहीं है। समूह बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान, ये नया नियम, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप इंश्योरेंस, मालिक का अंशदान वो भी सामूहिक बीमा में। तो मैंने बताया था अगर ऐसा कोई सुविधा हो जो सबके लिए हो, वो इनको दी जा रही है तो करमुक्त होगी। अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए होगा तो टैक्सेबल होगी। तो जहां समूह शब्द आ जाए करमुक्त, तो सामूहिक बीमा योजना करमुक्त। आगे बढ़ गए, कर्मचारी द्वारा चुकाया गया प्रोफेशनल टैक्स, इसकी तो छूट मिलेगी। इन्होंने इनकम टैक्स दिया है, भाई कमा रहे हैं तो खर्चे हैं, खर्चे हम यार, अगर मालिक ने इनकम टैक्स दिया होता तो इनके लिए टैक्सेबल जोड़ देते। इन्होंने अपनी जेब से टैक्स दिया है तो भैया नौकरी की है, पैसे कमाए हो, खर्च करो। खर्च हम नहीं निकालने बैठे हैं, तो इनकम निकाल रहे हैं, ठीक है। इनकम टैक्स इनका खर्च है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इनके लिए मालिक ने इनकम टैक्स चुकाया होता तो इनकी इनकम हो जाती, जोड़ देते। आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स समझ में आया। इनकम टैक्स खर्च है, इनकम नहीं कि इनकम में हम जोड़ दें। मालिक ने इनकम टैक्स चुकाया होता तो इनके लिए इनकम हो जाती, जोड़ देते। मनोरंजन भत्ता 500 रुपये मिल रहा है, तो मनोरंजन भत्ता पहला काम तो पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देते हैं, तो 500 रुपये प्रतिमाह, 12 महीने में 6,000, पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देते हैं। बाद में अगर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होता है तो छूट मिलती है, तो सरकारी कर्मचारी है, छूट मिलेगी। चलिए पहले इतना जोड़ देते हैं, ग्रॉस सैलरी। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? ग्रॉस सैलरी, आइए भाई ऐड करते हैं।
1,92,000, 1,83,600, 3,000, 17,500, 3,000, 7,600, 6,000, 4,12,700, 4,12,700 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 पहली छूट मिलती है मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी कितनी 50,000, एक छूट हो गई। दूसरी मिलती है मनोरंजन भत्ता अगर सरकारी कर्मचारी हो तो। अब ये सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए मनोरंजन भत्ते की छूट मिलेगी, लेकिन कितनी हमें वैल्यूएट करना होगा। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे बिल्कुल। मनोरंजन भत्ते के लिए नियम है कि सबसे पहले तो पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देते हैं, तो हम पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ चुके हैं। बाद में अगर सरकारी कर्मचारी हुआ तो छूट मिलती है। अब इन्हें छूट मिलेगी एंटरटेनमेंट अलाउंस, कितनी मनोरंजन भत्ते के लिए जब छूट निकलती है तो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड और 20% ऑफ बेसिक सैलरी और मैक्सिमम 5,000। तो यहाँ आइए, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव कितना वास्तव में मिला है 6,000, ठीक है, 500 × 12 6,000 रुपये मिला है। वेतन का 20%, 1,92,000 का 20%, 1,92,000 बेसिक सैलरी का 20%, 1,92,000 का 20%, 1,92,000 का 20%, 38,400, ये था 500 × 12। अब 6,000, 38,400, 5,000, तीनों में कम कौन है? विच एवर इज लेस, तीनों में कम है वही इतना कर मुक्त होगा, मतलब कितना 5,000, मतलब इसी की छूट मिल जाएगी। कंफर्म? ध्यान देना, नियम क्या है, पहले मनोरंजन भत्ता पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देते हैं। बाद में अगर सरकारी कर्मचारी हुआ तो छूट मिलती है, कैसे? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव और रेंट पे एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव और 20% ऑफ बेसिक सैलरी और मैक्सिमम 5,000, तीनों में जो कम हो के बराबर छूट मिलती है, 5,000 की मिल गई। और तीसरी मिलती है नियोजन कर। तो यहाँ लिखा है प्रोफेशनल टैक्स चुकाया है, इसके कई नाम हैं, नियोजन कर, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सेवा कर आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कितने रुपए चुकाया है कर्मचारी ने? नियोजन कर चुकाया है, कितने रुपए? प्रोफेशनल टैक्स 500 रुपये चुकाया है, उसकी भी छूट मिल जाएगी। तो चलिए घटा देते हैं, तो 4,12,700 में से 50,000 एक घट गया, 5,000 एक घट गया, 500 एक घट गया, टोटल मिल गया 3,57,200, 3,57,200। इसे ही हम कहेंगे टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, दमदारी से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्यारे दोस्तों, हमने आपको सब कुछ समझा दिया, सारे नियम बता दिए। अब एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है, आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा। कल की क्लास में हम आपके लिए कुछ विशेष चुनिंदा प्रश्न लेके आएंगे जो एग्जाम में आए हुए होंगे, फिर उसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। मतलब कल आपके लिए आखिरी क्लास होगी इस लेसन की, ठीक है। तो आइए हम समझाते हैं ये क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेशन 35 था, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन 36 बेहतर क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस आप करिए, हम समझाते हैं। निम्नलिखित विवरण से श्री राजीव मेहता की गत वर्ष 2019-20 की आय से संबंधित है।
वह बेंगलुरु में एक सूती वस्त्र मिल में 25,000 रुपये प्रतिमाह पर कार्यरत हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय। आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपने द्वारा की गई बिक्री पर 1% कमीशन भी मिलता है और गत वर्ष में उनके द्वारा की गई बिक्री 40 लाख। बिक्री से हमें कोई मतलब नहीं, बिक्री पर कमीशन निकाल दो, बात खत्म। 40 लाख की बिक्री है, 1% कमीशन मतलब 40,000 इनके वेतन में जुड़ जाएगा। गत वर्ष में उन्हें निम्नलिखित भत्ते एवं अनुलाभ प्राप्त हुए। महंगाई वेतन, ये तो हमेशा सेवा की शर्तों के अंतर्गत होता है, 6,000 रुपये प्रतिमाह गुणे 12। बोनस 2 माह के मूल वेतन के बराबर। 1 महीने का वेतन है 25,000, तो 2 महीने का मूल वेतन कितना हो जाएगा? 50,000। मनोरंजन भत्ता 2,000 रुपये प्रतिमाह पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देंगे। ठीक है, बाद में सरकारी कर्मचारी हुआ तो छूट, और ये सरकारी कर्मचारी नहीं है इसलिए कोई छूट नहीं। मकान किराया भत्ता 5,000 रुपये प्रतिमाह। बेहतर नियम, मकान किराया भत्ता पूरा कर योग्य होता है। अगर किसी ऐसे मकान में रहें जहां उसे किराया ना देना पड़े, और अगर आगे चल के इन्होंने किराया दिया तो इनको छूट मिलेगी। कितनी? एक्चुअल HRA रिसीव्ड और रेंट पेड -10% ऑफ द सैलरी, और बेंगलुरु में है तो 40% ऑफ द सैलरी। HRA के लिए नेम फिर से जान लीजिए। जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को मकान किराए पर लेने के लिए नकद पैसा दे तो उसे ही मकान किराया भत्ता कहते हैं, और ये मकान किराया भत्ता पूरा कर योग्य होता है अगर कर्मचारी किसी ऐसे मकान में रहे जहां उसे किराया ही ना चुकाना पड़े। ठीक, लेकिन इन्होंने किराया दिया है, आगे क्वेश्चन में मिला है इन्होंने किराया दिया है, तो वहाँ इस सिचुएशन में क्या बनेगा? एक्चुअल HRA रिसीव्ड और रेंट पेड -10% ऑफ द सैलरी और 40% ऑफ द सैलरी। सैलरी क्या होगी? मूल वेतन। महंगाई भत्ता अगर सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो, क्वेश्चन में महंगाई भत्ता नहीं दिया है। महंगाई वेतन हमेशा जोड़ा जाता है, और बिक्री पर कमीशन। तो इस क्वेश्चन में मूल वेतन है, महंगाई वेतन है और बिक्री पर कमीशन है। ये तीनों चीज़ें जुड़ के ही HRA के लिए वेतन बन जाएगी, उसी का 10% और उसी का 40%। आगे बढ़ जाते हैं। फिर नियोक्ता ने श्री राजीव मेहता के आयकर दायित्व के 10,000 रुपये चुकाए, टैक्सेबल। इनका कोई ऐसा दायित्व जो मालिक चुकाए तो वो सीधा इनके लिए कर योग्य होता है और इनके वेतन में जोड़ दिया जाता है। उन्हें नियोक्ता ने शिमला जाने के लिए 35,000 रुपये अवकाश यात्रा रियायत के दिए। अवकाश यात्रा रियायत कर मुक्त होगी। ठीक है, ये मान लिया गया है कि उन्होंने निर्धारित नियम और प्रलेख रखे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि अवकाश यात्रा रियायत इनके लिए क्या होगी? कर मुक्त। आगे बढ़ गए। फिर उन्हें गैस, बिजली तथा पानी की सुविधा दी गई। नियोक्ता ने इन पर 15,000 रुपये व्यय किए। ये सामान्य कर्मचारी हैं कि विशिष्ट? विशिष्ट हैं। 25,000 रुपये महीने में वेतन मिल रहा है, तो विशिष्ट कर्मचारी हैं क्योंकि साल भर की कमाई 50,000 से ज़्यादा है, तो ये गैस, बिजली, पानी कर योग्य। आगे, नियोक्ता द्वारा 1,000 रुपये मूल्य की रुई मुफ्त में दी गई। भैया मुफ्त वगैरह कुछ नहीं होता, इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर मालिक ने इनको कुछ दिया, इनको फ़ायदा पहुंचा, तो टैक्सेबल, सीधा वेतन में जोड़ देंगे। आगे, उन्होंने तथा उनके नियोक्ता दोनों ने प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन का 15% अंशदान किया। खुद का अंशदान तो कर मुक्त, मालिक का अंशदान वेतन का 12% कर मुक्त, क्योंकि प्रोविडेंट फंड प्रमाणित है। तो वेतन अभी HRA के लिए आप क्या निकाले थे? 3 चीज़ें, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन और बिक्री पर कमीशन। प्रश्न में महंगाई भत्ता नहीं है, तो मूल वेतन, महंगाई वेतन और बिक्री पर कमीशन, इन्हीं 3 चीज़ों को जोड़ के उसका 3% टैक्सेबल होगा, क्योंकि प्रोविडेंट फंड के लिए और HRA के लिए वेतन सेम होता है। आगे, और इस खाते में 9% की दर से 30,000 रुपये ब्याज के जमा हुए। ब्याज तो कर मुक्त होगा, ठीक, क्योंकि 9.5% तक कर मुक्त होता है, 9% है इसलिए कर मुक्त। बेंगलुरु में वह अपने आवास के लिए 6,000 रुपये प्रतिमाह किराया चुकाता है। मैंने पहले ही बता दिया, HRA में चूँकि ये किराया दे रहा है इसलिए इसको छूट मिलेगी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं।
मैं समझाता हूँ, आप ये चुनिंदा प्रश्न हैं, आप कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो मेरी ये बात फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। श्री यशवंत की 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण से वेतन की आय ज्ञात कीजिए। वेतन 27,500 रुपये प्रतिमाह टैक्सेबल और महंगाई भत्ता वेतन का 60% टैक्सेबल। निजी एवं कार्यालयीन कार्य हेतु एक छोटी कार नियोक्ता ने दी, समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। भैया छोटी कार है, टैक्सेबल होगी, लेकिन उन्हें 1 अगस्त 2019 से प्राप्त हुई है ये सुविधा। कब से प्राप्त हुई? अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इनके पास ये सुविधा नहीं थी। मतलब कितने महीने इनकी सुविधा नहीं थी? 4 महीने। कार इनको केवल कितने महीने के लिए मिली है? 8 महीने के लिए। तो छोटी कार के लिए 1800 रुपये प्रतिमाह, बड़ी कार के लिए 2400। तो छोटी कार है 1800 × 8। आगे बढ़ जाते हैं। भोपाल में सुसज्जित निःशुल्क मकान, उचित किराया 36,000, मकान नियोक्ता के स्वामित्व का है। उचित किराया से हमसे मतलब नहीं है। भोपाल की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, तो वेतन का कितने प्रतिशत? 15%। वेतन में क्या होगा? मूल वेतन, महंगाई भत्ता अगर सेवा की शर्तों के अंतर्गत है तो, महंगाई वेतन और बिक्री पर प्राप्त निश्चित दर से कमीशन, बोनस और सभी कर योग्य भत्ते। प्रोविडेंट फंड नहीं जोड़ते, सुविधा नहीं जोड़ते और करमुक्त भत्ते नहीं जोड़ते। वेतन का 15% निकल जाएगा। आगे, वह प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 15% अंशदान देते हैं, स्वयं का अंशदान कर मुक्त। नियोक्ता का अंशदान भी 15% है, 3% कर योग्य, क्योंकि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 12% कर मुक्त होता है। 3% कर योग्य होगा वेतन का। और यहाँ वेतन के लिए 4 चीज़ें आती हैं। मूल वेतन, महंगाई भत्ता अगर सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो, महंगाई वेतन और बिक्री पर कमीशन। तो इस क्वेश्चन में महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं है, बिक्री पर कमीशन नहीं है, महंगाई वेतन नहीं है, तो केवल मूल वेतन होगा। आगे बढ़ जाते हैं। उसी का 3%। और फंड में 14% की दर से ब्याज, 9.5% कर मुक्त होता है, 4.5% टैक्सेबल हो गया। कितना जमा हुआ है? 5,600 रुपये का ब्याज जमा हुआ। 5,600 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 4.5। 4.5 कैसे आ गया? 14 में से 9.5 घटाएंगे तो 4.5% टैक्सेबल हुआ। ठीक है, तो 5,600 जमा हुआ है 14% की दर से, गुणे 4.5 कर देंगे, आ जाएगा। आगे, नियोक्ता ने उनके निवास पर टेलीफोन की सुविधा दी है, कर मुक्त। टेलीफोन चाहे जहां दिया जाए कर मुक्त, चाहे पर्सनल यूज़ में हो चाहे प्रोफेशनल यूज़ में हो। उन्हें कार्य के दौरान प्रतिदिन एक समय भोजन की सुविधा दी गई है, जिस पर कंपनी को 65 रुपये प्रति भोजन की लागत आती है। इन्हें 65 रुपये का भोजन दिया गया है। एक दिन का भोजन 50 रुपये का कर मुक्त होता है, 15 रुपये का कर योग्य, और 248 रुपये दिन के लिए दिया गया है, तो 248 से गुणा कर देंगे। कंफर्म। कंपनी ने उन्हें निःशुल्क हेल्थ क्लब की सुविधा दी है, जिस पर 600 रुपये प्रतिमाह लागत आती है। यह सुविधा कंपनी के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध है, तो कर मुक्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबको समान रूप से दिया गया है। नियोक्ता ने उनके वेतन से 15,000 रुपये उद्गम स्थान पर आयकर काटा है। ये वेतन काट कर नहीं दिया गया है। अगर शुद्ध वेतन लिखा होता तो हम जोड़ देते हैं, शुद्ध वेतन नहीं लिखा है इसलिए नहीं जोड़ेंगे। आगे, और आयकर की छूट नहीं मिलती, और 2,500 रुपये व्यवसाय कर की कटौती हुई है, इसकी छूट मिल जाएगी। ये प्रोफेशनल टैक्स है, जितना व्यवसाय कर काटा है उसकी छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो छूट कितनी मिलेगी? मानक कटौती की और व्यावसायिक कर की। सरकारी कर्मचारी नहीं, इसलिए मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे नियमित क्लास पा सकते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्जाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।